लोगों के लिए एग्जाम में इसको आना ही है और हमेशा 90% महमूद गजनवी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को पढ़ने के पहले अपन देखेंगे कि महमूद गजनवी कौन था, उसके पूर्वज कौन थे और कैसे उसने भारत पर 17 आक्रमण किए हैं। हेनरी इलियट इतिहासकार है, उन्होंने ये बताया है कि महमूद गजनवी ने एक के बाद एक भारत पर कितने आक्रमण किए हैं, 17 आक्रमण किए हैं। तो वो महमूद गजनवी के पूर्वज कौन थे उनके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमने कल एक चीज आप लोगों को बताई थी, इस्लाम की स्थापना। कल हमने थोड़ा सा बता दिया था कि इस्लाम की स्थापना करने वाला, इस्लाम की जो स्थापना हुई है, ये आप मैप देख रहे हैं तो ये उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है अब मुस्लिम कंट्रीज है, परंतु एक समय पर यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। तब यहाँ पर 570 ईस्वी में किसका जन्म होता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है और उन्होंने ही इस्लाम की स्थापना की। और इस्लाम की स्थापना करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार किन लोगों के पास आ जाता है, खलीफा के पास आ जाता है। और खलीफा कौन है, इस्लाम के धर्म वाले हैं। इन्हीं की सेवा में तुर्क लोग थे, इन्हीं की सेवा में कौन थे, तुर्क लोग थे। और तुर्क कौन थे, या तो भाड़े के सैनिक के रूप में काम करते थे या कौन थे, पहरेदार थे, या फिर किंग मेकर। कौन थे, किंग मेकर। किंग मेकर मतलब चूंकि ये तुर्क जो थे ये 3 प्रकार से कार्य करते थे और ये वास्तविक रूप में कहाँ के रहने वाले थे, चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं के लड़ाकू जाति थे। ये कौन थे, चीन के साइड के रहने वाले थे और वहाँ की कौन थी, ये लड़ाकू और बर्बर जाति थी। बाद में ये इनकी सेवा में आई, इन खलीफाओं की सेवा में आई और ये बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे, मतलब उनसे भाड़े के सैनिक के रूप में आए। भाड़े के सैनिक के रूप में मतलब जब इनको युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो उनको क्या कर लिया जाता था, रेडी में ले लिया जाता था और बाद में फिर जब जरूरत नहीं होती थी तो उनको वापस भेज दिया जाता था। फिर धीरे धीरे चूंकि ये लड़ाकू और बर्बर प्रवृत्ति के थे, इसलिए धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए किंग मेकर बने। किंग मेकर का मतलब ये होता है कि राजा को बनाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किन लोगों के हाथों में आ गई, तुर्क लोगों के हाथों में आ गई। इसके बाद पहले जितने भी तुर्क थे, एक ये महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी इस्लाम को मानने वाले लोग थे ये पहले कभी या तो हिंदू धर्म को मानने वाले थे या किस धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन लोगों के प्रभाव में आकर, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के प्रभाव में आकर और खलीफाओं के प्रभाव में आकर इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और इतने अधिक इस्लाम के प्रभाव में आ गए कि इन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया कि हमको कैसे इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। उसी चीज से प्रभावित होकर फिर हम ये देखते हैं कि अब इस एरिया में अफगानिस्तान वाले जो एरिया है यहाँ पर गजनी है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, गजनी है, जो महमूद गजनवी का मूल स्थान था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने, ये तुर्क लड़ाकू व्यक्ति, इसने अल्पतगीन ने पहरेदारी से हटकर, ठीक है, खुद धीरे धीरे अपनी शक्ति को अर्जित करना शुरू किया और एक छोटा सा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया, जो क्या कहलाया, गजनी कहलाया। मतलब किसी दूसरे के अंडर में काम ना करके इसने खुद क्या सोचा कि जब मैं इतना शक्तिशाली हूँ, जब मैं इतना पावरफुल हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मैं खुद ही एक शासन करने की शुरुआत करूँ। इसके बाद फिर अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन, कौन गद्दी पर बैठता है, सुबुक्तगीन वास्तविक संस्थापक था, गजनी साम्राज्य का
कौन था? सुबुक्तगीन। गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? सुबुक्तगीन था, जो 977 से लेके 997 तक क्या करता है? शासन करता है। और ये कौन सी वंश का था? यामिनी वंश का था। कौन सी वंश का था? यामिनी वंश का था। और इसी का ही पुत्र था कौन? इस्माइल, जो बहुत कम समय तक शासन करता है। और इसका भाई महमूद गजनवी इसको गद्दी से हटाकर स्वयं क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। महमूद गजनवी शासक बन जाता है। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 998 से 1030 तक। महमूद गजनवी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिम एरिया के लिए, गजनी साम्राज्य के लिए ही तो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण महमूद गजनवी का इतिहास किसके लिए महत्वपूर्ण है? हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिसने भारत पर तुर्क साम्राज्य की नींव डालने का जो श्रेय है, शुरुआत करने का जो श्रेय है, वो किसको जाता है? महमूद गजनवी के लिए जाता है। अब हम ये देखते हैं, और महमूद गजनवी के लिए भले ही आज हम इतिहास में हमेशा जो भी इतिहास लिखा जाता है वो दृष्टिकोण के हिसाब से लिखा जाता है। हमारा जिसके प्रति जैसा दृष्टिकोण होगा उसके बारे में हम वैसा ही सोचेंगे। मान लो हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? अच्छा लिखेंगे, है ना। और कोई किसी के बारे में हम अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो उसके बारे में हम अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो महमूद गजनवी को हम किस रूप में देखते हैं? एक आक्रांता के रूप में देखते हैं, एक आक्रमणकारी के रूप में देखते हैं। और उसको हम अपने भारतीय इतिहास में खलनायक के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। परंतु भारत के लिए वो खलनायक था, परंतु अपने साम्राज्य के लिए वो एक बहुत अच्छा शासक था। क्यों था? क्योंकि उसने अपनी जनता, एक कहानी अपन ने पढ़ी है ना कि एक चोर है, वो क्या करता है? अमीरों का धन लूट लूट के किसको देता है? गरीबों को देता है। एक कहानी अपन लोग ने पढ़ी ना, एक चोर है जो क्या करता है? चोरी करना पाप है, ये एक अलग चीज है, परंतु वो धन लूट लूट कर किसको दे रहा है? अमीरों का धन गरीबों को दे रहा है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? चोर भी नहीं कहेंगे और अच्छा इंसान कहेंगे। तो महमूद गजनवी ने क्या किया? उसका भारत पर मुख्य उद्देश्य था धन लूटना, और उसने भारत से धन लूट लूट के किसको दिया? अपनी जनता को। उसने किसको दिया? अपनी जनता के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए। वो हम देखेंगे कि उसने कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए अपनी जनता के लिए। तो वो हमको लूटा तो हमारे लिए खराब, पर उसने अपनी जनता को दिया उसके लिए अच्छा। तो इतिहास हमेशा कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। अगर महमूद गजनवी को हम खलनायक के तौर पे भारतीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हमको कैसा देखना चाहिए उसको? मतलब निष्पक्ष तौर पर देखना चाहिए कि वो अपने देश के लिए तो अच्छा था। परंतु हम महमूद गजनवी को सिर्फ कैसे देखते हैं? लुटेरा। हम उसको क्या संज्ञा देते हैं? लुटेरे की संज्ञा देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण से भारत में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। हमारी सारी परिस्थितियों में क्या आ गया? चेंज आ गया। राजनीतिक परिस्थितियां चेंज हो गई, सामाजिक परिस्थितियां चेंज हो गई, और धार्मिक परिस्थितियां चेंज हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम्स के आक्रमण से भारत में दो संस्कृतियों का मिलन हुआ और संघर्ष भी हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था हमारे भारतीय समाज में। अब हम ये देखते हैं कि महमूद गजनवी के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि कोई व्यक्ति सफल क्यों हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और वो एक सफल आक्रांता बना। उसका कारण क्या हो सकता है?
क्या कारण हो सकता है कि हमारे यहाँ के कोई भी इतने ताकतवर राजा महमूद गजनवी का सामना नहीं कर पाए? क्या कारण हो सकता है? और क्या कारण हो सकता है? कट्टरता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है यूनिटी। एक मान लो आप 4 लोग हैं और बाहरी व्यक्ति आया, एक मान लो बाहरी कितना भी लड़ाकू व्यक्ति आया और आप अलग अलग लड़ोगे तो हार जाएंगे। और आप चारों पांचों मिलके उसका सामना करेंगे तो क्या होगा? सामने वाला। बस यही हमारी जो राजनीतिक परिस्थिति थी, वो बहुत कमजोर थी। कैसे कमजोर थी? पूरे भारत को आप देख रहे हैं ना, विभाजित, आपस में भी संघर्ष करते रहते थे। उसका जब हम ये देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किन लोगों का शासन था? हिंदू शाही वंश का था। वर्तमान में पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे किन लोगों का शासन था? हिंदू शाही वंश के बारे में अपन डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे शासक वर्ग के लोग थे जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया। अपन कह सकते हैं कि ये भारत के सजग प्रहरी थे। जैसे वर्तमान में हम ये देखते हैं ना कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े रह के हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे सम्मानीय है। वैसे ही प्राचीन काल में या महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बॉडीगार्ड की तरह, भारत के सजग प्रहरी की तरह अगर कोई सामना कर रहा था तो वो कौन था? हिंदू शाही वंश। और हिंदू शाही वंश में हमें जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचनपाल, इन 3 राजाओं की जानकारी मिलती है जिन्होंने किसका सामना किया? महमूद गजनवी का सामना किया। इसके बाद तो ये अलग एक राज्य था, इनकी अपनी अलग एक कहानी थी। फिर जब हम कश्मीर साइड आते हैं तो कश्मीर में किन लोगों का शासन था? लोहार वंश का। और लोहार वंश की रानी दिद्दा बहुत फेमस रानी रही। और उसके बाद महमूद गजनवी के समय भारत का जो शासक था वो था संग्राम सिंह, मतलब एक क्षेत्र, ठीक है, विभाजित क्षेत्र ये। फिर जब हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे किन लोगों का शासन था? चालुक्य वंश का शासक था। और यहाँ का शासक महमूद गजनवी के समय कौन था? भीम प्रथम। फिर हमने चंदेल वंशों के बारे में पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। चंदेल वंश में विद्याधर, जिसने किसकी हत्या करवा दी थी? पाल वंश के राजा की हत्या करवा दी थी, क्योंकि वो बिना युद्ध किए हुए भाग गया था। परमार वंश में ध्रुव का शासन था। बंगाल में महिपाल वंश का शासन था। और दक्षिण की अगर हम बात करें तो चोल वंश का शासन था, जिसमें का राजा कौन था? राजेंद्र। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? भारत की यूनिटी को या भारत के विभाजन को? भारत के विभाजन को। क्यों? क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों से ही इन लोगों को मतलब था, ये आपस में ही एक दूसरे से क्या करते रहते थे? लड़ते झगड़ते रहते थे। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय सत्ता का अभाव होने के कारण महमूद गजनवी आसानी से इन सभी के ऊपर क्या कर पाया? मतलब आक्रमण किया और जीत पाया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, हमारी राजनीतिक शक्ति बहुत कमजोर थी, मगर हम एक चीज में बहुत समृद्ध थे, जो हमारी कमजोरी थी, आर्थिक समृद्धता थी। हम किस चीज में मजबूत थे? आर्थिक सम हमारे पास पैसा बहुत था, परंतु वो पैसा किन लोगों के हाथों में था? कमजोर लोगों के हाथों में, जो संभाल नहीं सकते। भाई कमजोर, ये कमजोर लोग ही तो हैं। ये कौन से लोग हैं? कमजोर लोग ही तो हैं, जो अपनी राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति से इतने सारे ताकतवर व्यक्ति जो किसी न किसी क्षेत्र के शासक हैं, वो अगर अपनी राष्ट्र की सुरक्षा किससे नहीं कर पा रहे हैं? एक लड़ाकू व्यक्ति से नहीं कर पा रहे हैं, एक बाहरी आक्रांता से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमजोर ही हुए ना। और इनके पास क्या है? धन है। और ये धन कौन लूट के ले जाएगा? महमूद गजनवी, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं ही नहीं कर पा रहे, ना अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना अपने धन की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर जलसी है, प्रतिस्पर्धा है, यूनिटी का अभाव है। आप यूनिट होकर, मान लो आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना अपना छुपा के रखेंगे नोट्स कि हम उसको नहीं बताएंगे, हम उसको नहीं बताएंगे, तो आप एकाग्र होकर रह जाएंगे, अपने तक ही सीमित रह जाएंगे। और अगर आप 5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं कि तुम कुछ पढ़ो, हम कुछ पढ़ेंगे, हम कुछ नोट्स बनाएंगे, तो 5 लोगों का दिमाग मिलकर जब काम करेगा तो क्या होगा? ठीक है, कुछ नई चीजें पता चलेंगी, नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। आप सिंगल सिर्फ आपका दिमाग काम होगा ना। जब आप एक यूनिटी के बीच काम करेंगे तो अपन को 4 चीजें सीखने भी मिलेंगी और कुछ नया करने भी मिलेगा। हम भारतीयों में इस चीज का अभाव था किस काल में? जब हमारे यहाँ मुस्लिम्स के आक्रमण हुए थे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी और इस कमजोरी के कारण ही हम फिर से क्या हो गए, मतलब ऐसे बाहरी लोगों से आकर पराजित हो गए। ये बहुत बड़ी हमारी कमजोरी थी। इसके बाद हम ये देखते हैं जो हमने देखी कितनी कमजोर थी। अब हम ये देखते हैं कि महमूद गजनवी के पर आक्रमण के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण था उसका एक ही धन प्राप्ति करना। उसको मालूम है कि हम यहाँ पर जाएंगे और हमको यहाँ से बहुत ज्यादा धन प्राप्त हो जाएगा, धन मिल जाएगा हमको। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो धन किन लोगों के हाथों में है? कमजोर लोगों के हाथों में। और उसको मालूम था कि यहाँ के मंदिरों में ढेर सारा धन है जो हमको आसानी से क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे मुख्य उद्देश्य उसके क्या था? धन प्राप्ति करना था। ये किस इतिहासकार ने कहा है? मोहम्मद जाफर इतिहासकार है, उन्होंने ये कहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन प्राप्ति। दूसरा जो उद्देश्य था उसका साम्राज्य विस्तार। अब इतनी मेहनत करके कोई व्यक्ति आएगा तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार तो करेगा, ठीक है। दूसरा जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? साम्राज्य विस्तार। तीसरा उसका जो उद्देश्य था वो था यश की प्राप्ति। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में ये नहीं होगा कि मेरे को सम्मान मिले, मेरे को लोग, है ना, सभी लोगों के मन में है ना ये चीज कि मेरे को सम्मान मिले, मेरे को लोग जाने। तो ये हर किसी के, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, मगर ये प्रवृत्ति सभी लोगों में होती है सम्मान पाने की, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत फेमस चीज कही है कि प्रशंसा मुझे लज्जित करती है। क्या कहा है? कि प्रशंसा मुझे लज्जित करती है, परंतु अंदर ही अंदर मैं उसकी अपेक्षा भी करता हूँ। जब कोई ज्यादा तारीफ करने लगता है ना तो अपन को थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है ना, पर अंदर ही अंदर से अपन को क्या लगता रहता है? अच्छा भी लगता है जब अपनी कोई प्रशंसा, खुशी होती है, परंतु ऊपर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है जब कोई ज्यादा तारीफ करने लगता है। तो परंतु हर किसी के अंदर क्या होता है कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारा सम्मान करें और लोग हमको क्या करें? जाने। कम ज्यादा ये मैटर हो सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं धर्म का प्रचार। एक कारण ये भी था, जो सारे बुद्धिज्म में थे इस एरिया में, जो सारे हिंदुइज्म में थे, वो सारे लोग क्या बन गए? इस्लाम धर्म को उन्होंने अपना लिया। और जब इस्लाम धर्म को अपना लिया तो उन्होंने एक अपना मोटो ही बना लिया, एक अपना उद्देश्य ही बना लिया कि हमको सारा क्या करना है? इस्लाम का प्रचार करना है। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये मुख्य उद्देश्य को लेकर महमूद गजनवी ने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। और 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक हेनरी इलियट एक इतिहासकार है जिन्होंने ये कहा है, हेनरी इलियट, जिसने कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किए हैं? 17 बार। और उसके दिमाग में ये फील हो गया था कि मुझे हर साल कहाँ आक्रमण करना है? भारत में आक्रमण करना है, धर्म भी प्राप्त करना है, धर्म का प्रचार भी करना है, और जितने मैं आक्रमण करूंगा
जितना मैं सफल होंगी उतना मेरा यश भी बढ़ेगा। और यहाँ से लूट लूट के उसने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। ठीक है, उसकी ये योजना थी। इसके बाद हम ये देखते हैं उसकी कुछ उपाधियां देखते हैं, क्या क्या उसकी उपाधियां थी। तो उसकी उपाधियों में सबसे पहला सुल्तान था, मुस्लिम जगत का पहला व्यक्ति था जिसने किसकी उपाधि, सुल्तान-ए-आजम। पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि, सुल्तान मतलब राजा की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक था। इसके पहले ये लोग राजा नहीं होते थे या सुल्तान नहीं होते थे, कबीले के प्रमुख होते थे या एक क्षेत्र विशेष के प्रमुख होते थे। पहला व्यक्ति था, जैसे अपने यहाँ राजा की उपाधि लेते हैं वैसे वहाँ पे कौन सी उपाधि लेते हैं मुस्लिम सुल्तान की। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, तो वो कौन है, महमूद गजनवी। दूसरा जो है वो है जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है और हमेशा पूछी जाती है इसकी, बाकी तो सब उतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक। इसका अर्थ समझते हो, बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक का नहीं समझते। मूर्ति भंजक या बुद्ध शिकन के मीनिंग आप लोगों को नहीं पता क्या हो सकती है। मूर्तियां तोड़ने वाला, बुद्ध मतलब मूर्ति, शिकन मतलब तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को तोड़ फोड़ करने वाला। हाँ, तो इसकी ये उपाधि है क्योंकि ये हर साल भारत में आता था और भारत के जितने मंदिर थे और मंदिरों में स्थापित मूर्तियां थी उन मूर्तियों को क्या करता था, तोड़ने का काम करता था। सोमनाथ के आक्रमण को अपन पढ़ेंगे कि कैसे वहां की शिव जी की मूर्ति को उसने तोड़ा, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, नागरकोट के मंदिर को नष्ट किया, क्योंकि उसको मालूम था मेरे को धन प्राप्त करना है तो कहाँ मिलेगा धन, राजा के पास जाएंगे तो राजा के पास आसानी से धन नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। परंतु मंदिरों में तो पुजारी लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, जैसे अपन पहुंचेंगे वो अपने आप साइड हो जाएंगे, वो उतना सामना नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा धन वर्तमान में भी कहाँ पर होता है, हम गरीबों को दान देने में बहुत तकलीफ होगी हमको, मगर आप कहें कि मंदिरों को दान दो तो बहुत आसानी से बहुत पैसा निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ भारत में सर्वाधिक जो धन था वो कहाँ पर था, मंदिरों में था। और महमूद गजनवी इस चीज को पहचान गया था कि मुझे सीधे तरीके से धन मिल जाएगा, तो इसलिए वो क्या करता था कि इस्लाम मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं है, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती, हिंदुओं में मूर्ति पूजा होती है। तो चूंकि वो धर्म का प्रचार करना चाहता था और दूसरी बात धन प्राप्ति करना चाहता था, तो मंदिरों में जाता था, धन प्राप्ति करता था और वहाँ पे स्थापित जो मूर्तियां थी उनको क्या करता था, नष्ट करता था। तो ये उसकी उपाधि है। तीसरी उपाधि है गाजी की, गाजी मतलब वीर। इसके बाद यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला साम्राज्य का रक्षक। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, साम्राज्य का रक्षक, सॉरी साम्राज्य का दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ है, साम्राज्य का रक्षक का भी बताइए, दाहिना हाथ लेफ्ट हैंड। इसका अर्थ समझते हो ना, दाहिने हाथ का अर्थ समझते हो क्या होता है, यामिन उल मिल्लाम, ये है साम्राज्य का संरक्षक। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये सारी चीजें बताने का अर्थ ये है कि महमूद गजनवी पहला व्यक्ति था जो सर्व रूप से उसने इस्लाम का संरक्षक बना, इस्लाम का प्रचार किया और इस्लाम का संरक्षक बना। वो पहला व्यक्ति था, मतलब एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का काम किसने किया, इस्लाम के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का काम किसने किया, महमूद गजनवी ने किया। इसलिए महमूद
सबसे महत्वपूर्ण आक्रांता है, आक्रमणकारी है, अपने क्षेत्र के लिए भी और भारत के लिए ही तो है। ये वही व्यक्ति है जिसने आगामी 500 साल तक भारत में किस साम्राज्य की स्थापना की? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। मतलब हम 1740 तक की जब हम बात करते हैं तो 1740 तक भारत में किन लोगों का साम्राज्य था? मुस्लिम्स का साम्राज्य था। तो उसकी आधारशिला रखने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है।